नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10 इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। हम लोग एक एक चीज़ विस्तार से समझेंगे, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाए इस चैप्टर में। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी कलाकार जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है, क्या नाम था? फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाई। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया था? एक सपनों का संसार रचा। ठीक है, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। यानी कि जो फ्रेडरिक सोरियो है एक कलाकार है, ठीक है, फ्रांसीसी का एक कलाकार है। उन्होंने क्या किया? अपने एक सपनों का संसार बनाया। ठीक है, जिसमें क्या था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। याद रखिएगा, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र जिसको आप दिखाए गए हैं चैप्टर में, ठीक है, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। ये जो चित्र है ये फ्रेडरिक सोरियो द्वारा बनाया गया एक गणतांत्रिक राज्य है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष, ठीक है, एक लंबे कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है जो पहले के, ठीक है, आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार जो था स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फिगर में। ये आप देखिए फिगर में, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, ये वाला देखिए, इसमें ज्ञानोदय का एक मशाल पकड़े हुआ है, ठीक है, फिगर में। और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, यानी एक हाथ में शिक्षा का, ठीक है, यानी ज्ञान का एक मशाल पकड़ा हुआ है चित्र में, और दूसरे हाथ में क्या है? एक अधिकार, मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र को भी एक दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको फिगर में। चलिए ये देखिए, इसमें आपको एक हाथ में ये आपको दिख रहा है घोषणा पत्र है जिसमें मनुष्य का अधिकार को दिखाया गया है, और ये जो दूसरे हाथ में दिख पकड़ा हुआ है ये हम लोग का ज्ञानोदय का प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। प्रतिमा के सामने यानी मूर्ति के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सौर्यों के कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कल्पनादर्श, ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश बोलते हैं यूटोपिया। ठीक है, में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। अभी तक फ्रांस नहीं बन पाया। ठीक है, ये कौन बना है? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगा से पहचाना जा सकता है प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सौर्यों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि जिस समय इन्होंने ये चित्र बना रहा था, ठीक है, अपने कल्पना का उपयोग करते हुए, अपने कल्पना शक्ति से जो चित्र बनाया था उसमें जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। ठीक है, जो झंडा वे थामे हुए थे वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषा रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलिया की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड,
हंगरी और रूस के लोग हैं, ठीक है। अर्थात इस जुलूस में सबसे आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बाद फ्रांस है, जो प्रतिमा के ठीक नज़दीक पहुंचा हुआ है। उसके पीछे जर्मनी लोग हैं, जर्मन के लोग हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर से ये ऑस्ट्रिया हो गया, सिसिली हो गया, लोम्बार्डी हो गया, पोलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, हंगरी और रूस के लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। यानी ऊपर स्वर्ग से आप देखोगे तो ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य को, इस नज़ारा को अपनी नज़रों में जमाए हुए हैं, ठीक है। चित्रकार ने उसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक रूप में किया है, ठीक है। ईसा मसीह, संत और फरिश्तों को, ठीक है, अपने जो पेंटिंग है उसमें दिखाया है कि राष्ट्र के बीच, ठीक है, राष्ट्रों के बीच भाईचारगी के प्रतीक के रूप में दिखाया है, ठीक है। किसको? ईसा मसीह, संत और फरिश्तों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये सब फरिश्ते हैं, ईसा मसीह है, ठीक है, एंजल है। इस सबको भाईचारगी, दुनिया के राष्ट्र में जो है भाईचारी, ठीक है, ब्रदरहुड को बताने के लिए दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ नया शब्द सीख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। यही सब आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है गाइज। पहला आपका है निरंकुशवाद। क्या है आपका? निरंकुशवाद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग निरंकुशवाद, ठीक है। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, वो खुद में एक राजा होता है, ठीक है, जो मन करता है वो करता है, ठीक है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रित होता है, ठीक है, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है, यानी कि जो मन में आता है वो कर सकता है, ठीक है, उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग निरंकुशवाद। दूसरा आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम पूछा गया है, कल्पनादर्श, ठीक है, यानी यूटोपिया। ये नया वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ोगे। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। यानी एक ऐसा समाज को ये कल्पना किया गया है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना यानी दुनिया में पाया जाना लगभग असंभव होता है, उसको बोलते हैं हम लोग यूटोपिया, कल्पनादर्श, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग इस अध्याय में, ठीक है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सौर्यों ने चित्र 1 में की थी, इसीलिए मैं इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इसका मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। यानी कि 19वीं शताब्दी में, ठीक है, के दौरान राष्ट्रवाद जो है, नेशनलिटी, ठीक है, एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, ठीक है। यानी जो परिवर्तन आया राजनीतिक और मानसिक जगत में, जो परिवर्तन आया, इसके फलस्वरूप, ठीक है, राष्ट्र राज्य का उदय हुआ यूरोप में। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी, ठीक है। यानी कि देखो, लंबे समय से ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे यूरोप में, ठीक है, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। यानी कि एक जो शक्ति थी, जो एक केंद्रीय शक्ति थी, मतलब कि हम बोल सकते हैं निरंकुश शक्ति थी, ठीक है,
ठीक है, जिस पर उसका संपूर्ण अधिकार हुआ करता था। जो मन करता था वो कर सकता था, जो परिवर्तन ला सकता था वो लाता था, उसको कोई रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। साझेपन की यह भावना अनंत काल में नहीं था, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। यानी इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में जो बताया गया है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें क्या पढ़ेंगे, 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद का अस्तित्व कैसे आया, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए एक नया शब्द आया है हम लोग के लिए, जान लेते हैं, जनमत संग्रह। ठीक है, जनमत संग्रह क्या होता है? एक प्रत्यक्ष मतदान। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है, हम लोग का इलेक्शन होता है, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग जनमत संग्रह। ठीक है, एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके जरिए, ठीक है, एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। तो उस प्रकार के प्रणाली को बोलते हैं हम लोग जनमत संग्रह। ठीक है।